अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 12। आई होप कि ये हमारा लास्ट लेक्चर हो। अभी मैं स्मार्ट सिलेबस में देख रहा था, एक्सरे वाला आपका टॉपिक शामिल नहीं है। वो टॉपिक 5.6 बनता है, तो वो हम एक्सरेज वाला टॉपिक किया भी नहीं था और उसको हम अभी करेंगे भी नहीं। और ये जो हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल, इंटरेस्टिंग भी है। देखें अभी तक जो हम इस चैप्टर में पढ़ के आए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई। फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू जे थॉम्सन ने किस तरह से फाइंड की थी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल था वो था मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, जिसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देन फिर एटॉमिक मॉडल शुरू हो गए थे, जिसमें पहला मॉडल था रदरफोर्ड का मॉडल, जिसकी स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से बोहर का मॉडल आया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बेस पे जब बोहर ने अपना मॉडल एक्सप्लेन किया था तो उसमें भी कुछ डिफेक्ट आ गए थे, वो डिफेक्ट्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। और वहां पे बोहर ने 2 काम किए थे जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज भी मिला है। उसने पहला काम ये किया था, उसने घूमते हुए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड किया था मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के लिए, यानी के एल एम एन एंड सो ऑन, उनके लिए हमने वैल्यूज भी निकाली थी। और देन उसने इन्हीं ऑर्बिट्स के लिए के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल के लिए एनर्जी भी फाइंड की थी। ओके स्टूडेंट्स, फिर एक मसला हो गया। फिर डी ब्रोगली ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है बल्कि वेव लाइक नेचर भी उसका मौजूद है, यानी पार्टिकल तो है ही लेकिन उसका वेव लाइक नेचर भी मौजूद है। इसको डुअलिटी कहते हैं। क्लियर? और ये उसने किस बिहाफ पे बात की थी? आइंस्टाइन के कॉम्पटन इफेक्ट से, जिसमें उसने लाइट को पार्टिकल साबित किया था। हालांकि लाइट रेडिएशन है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो यहां पे एक मसला आ गया। देखें, जो वेव होती है, कोई भी चीज जो वेव है, अगर हम उसकी बात करें और पार्टिकल की बात करें, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वेव एंड पार्टिकल। और इसी को बेस बनाया हाइजेनबर्ग ने। और स्टूडेंट्स, हाइजेनबर्ग का अपना भी एटॉमिक मॉडल है, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए हमारे वो सिलेबस में नॉर्मली होता नहीं है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ये एक ऑब्जेक्शन था ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सो इसका जो झगड़ा था वो बेसिकली बोहर के मॉडल से था। ये कहता था कि अगर डी ब्रोगली, जो कि ये मैथमेटिकली प्रूव कर चुका है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, जिसको बाद में डेविसन और जर्मर ने प्रैक्टिकली भी साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो बोहर ने इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकाला, यानी उसकी पोजीशन निकाली, और जो उसकी एनर्जी निकाली, एनर्जी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम हम कह सकते हैं, तो उसने 2 चीजें जो इकट्ठी निकाली हैं, पोजीशन और मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर ने। हाइजेनबर्ग उस पर ऑब्जेक्शन लगाता है क्योंकि ये कहता है इलेक्ट्रॉन तो वेव है और वेव की दोनों चीजें हम एक्यूरेटली ठीक से एक ही वक्त में मालूम नहीं कर सकते। तो आइए इसको सीख लेते हैं। 1927 में जब ये साबित हो गया था कि इलेक्ट्रॉन वेव है, इसने मॉडल पेश किया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, दिस प्रिंसिपल इज एक्चुअली अप्लाइड ओनली फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है। दिस प्रिंसिपल इज ओनली वैलिड फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, रेडिएशंस। ठीक हो गया? इसको हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप मैक्रो पे अप्लाई करके देखोगे तो इसके रिजल्ट्स जो आपको रॉन्ग मिलेंगे। ओके, यहां तक बात क्लियर? तो इसने कहा, इसकी स्टेटमेंट ये थी, वी कैन नॉट फाइंड पोजीशन एंड momentum of an electron simultaneously accurately। मतलब हम किसी इलेक्ट्रॉन को, जो कि अब वेव माना जा रहा है, उसकी हम 2 चीजें साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में फाइंड नहीं कर सकते। एक क्या उसकी पोजीशन और दूसरा उसका क्या, मोमेंटम। यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठी फाइंड नहीं की जा सकती, जो बोहर कर चुके हैं। तो इसका बोहर पे ऑब्जेक्शन है कि भाई आपने दोनों चीजें इकट्ठी कैसे फाइंड कर ली, हालांकि इलेक्ट्रॉन तो वेव है।
एक्चुअल में मसला ये था, बोहर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के चलता था, और अब तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन वेव है। तो वेव की दोनों चीजें, मतलब आप एग्जैक्टली वेव को ये नहीं बता सकते। मैं यहां पे सपोज करो वेव आपको बना के दिखाता हूं। अब ये एक वेव है, ठीक है, ये मीन लाइन है हमारे पास। अच्छा, ये वो एरिया है जहां पे कोई चीज हो सकती है, क्रस्ट और ट्रफ वाला, ठीक है। तो ये इतना सारा एरिया, कहीं एग्जैक्टली तो हम इसकी पोजीशन ही ना मालूम कर सकते, यहां कहीं भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, यहां कहीं भी। तो मतलब जब हम वेव फॉर्म में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो फिर उसकी पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठे फाइंड नहीं हो सकते हैं, ये नहीं कि हो नहीं सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। क्लियर? ऐसा मानना था सिर्फ किसका? हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल में, हाइजेनबर्ग का। और उसने कहा पोजीशन में और मोमेंटम में एक अनसर्टेनिटी पाई जाती है, देयर इज अनसर्टेनिटी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसने इसके लिए एक अपनी इक्वेशन दी जिसको हम हाइजेनबर्ग इक्वेशन कहते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहां पे क्या है, इसको पूरी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। देखो, जो हमारे पास डेल्टा एक्स है ना, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, ठीक है। और जो डेल्टा पी है, ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका मतलब है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल भी है और बड़ा भी है, किससे? h ओवर 4 पाई से। तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो मैं इसको आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं। सपोज करो आप इस डेल्टा x अगर 100 रखते हो और इसका आंसर 1 रखते हो, तो इसका टोटल आंसर कितना आ रहा है? सपोज करो 100, तो 100 तो कांस्टेंट आया। लेकिन अगर आप इसको 1 कर देते हो तो फिर आप इसको कितना करोगे? 100, ताकि दोबारा आंसर कितना आए? 100। तो आंसर हमारा, मैं ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, 100 ही आना चाहिए। तो अगर मैं इसको 100 रखता हूं तो मुझे डेल्टा पी 1 रखना पड़ेगा, और अगर मैं इसको 1 रखता हूं तो मुझे डेल्टा पी अल्टीमेटली 100 रखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब हम डेल्टा एक्स को ज्यादा रखेंगे, डेल्टा एक्स किस में अनसर्टेनिटी है? पोजीशन में। तो जब डेल्टा एक्स ज्यादा होगा, इसका मतलब पोजीशन अनसर्टेन रहेगी, गैर यकीनी रहेगी, तो हम पोजीशन को मालूम नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा समझे, अगर हम डेल्टा एक्स को क्या रखेंगे? ज्यादा, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी ना, तो इसलिए हम पोजीशन को फाइंड नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह मोमेंटम उस वक्त फाइंड हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी सिर्फ 1 है, जो कि बहुत माइन्यूट वैल्यू है, तो मोमेंटम सर्टेन रहेगा। तो मैं इसको डिटेल में समझा देता हूं। इसको हम देख सकते हैं कॉम्पटन इफेक्ट से। अगेन कॉम्पटन्स इफेक्ट से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कॉम्पटन्स इफेक्ट। तो देखें, सपोज करें हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है यहां पे, ओके। और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में है, ओके। और हम चाहते हैं कि हम इसको लाइट से देखें, तो कोई भी जो चीज हमें नजर आती है वो इस तरह से नजर आती है कि लाइट जाके उसको हिट करती है पहले। सपोज करो आपको यहाँ पे जो कलर नजर आ रहे हैं, रोशनी आई, इसको हिट किया, जो सपोज करो रेड कलर की बात कर लेते हैं, तो रोशनी आई, रोशनी में 7 कलर हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया प्रीवियस लेक्चर्स में। तो रोशनी ने जब इसको हिट किया, इसके पास रेड कलर था, रेड इसने एमिट कर दिया, बाकी 6 इसने एब्जॉर्ब कर लिए, तो इट अपीयर्स रेड। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो रोशनी जाके पहले इसको हिट करे, फिर हमें ये नजर आएगा। क्लियर? तो हमने यहां से लाइट भेजी, तो लाइट जाके इसको हिट ही नहीं करेगी, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है, यहां पे हमने जो यूज की है वो क्या है भला? लाइट, सनलाइट है। तो लाइट की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है। लाइट की वेवलेंथ तो होती है 400 से लेके 800 नैनोमीटर की रेंज में, है ना? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके इस बात को। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो थी सिर्फ 0.3 नैनोमीटर की रेंज में, इस रेंज में। तो रोशनी से हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, क्योंकि देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लाइट। तो यहां से होगा क्या कि हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम नहीं हो पाएगी। मतलब जो यहां पे अनसर्टेनिटी होगी, डेल्टा एक्स होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, यानी अनसर्टेनिटी जो होगी पोजीशन में वो मैक्सिमम रहेगी। तो इसका मतलब पोजीशन यहां पे मालूम नहीं हो सकती। पोजीशन यहां पे क्या होगी स्टूडेंट्स? अननोन।
पोजीशन का हमें पता नहीं चल सकता यहां पे इलेक्ट्रॉन की। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन की यहां पे एनर्जी चेंज होगी? तो आंसर है नो, क्योंकि ये वेवलेंथ जाके इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक ही नहीं की, जो इलेक्ट्रॉन की पहले एनर्जी थी वही अब है। तो लिहाजा जो हमारे पास चेंज इन जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो क्या रहेगी? मिनिमम। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी नहीं होगी, यानी मोमेंटम रहेगा सर्टेन। तो इसका मतलब मोमेंटम यहां पे क्या होगा? नोन होगा। मोमेंटम यहां पे रहेगा नोन, ये हम मालूम कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे देखो आपको दो चीजों में इकट्ठी जो है ना वो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। या तो आप देखो मोमेंटम फाइंड कर लिया आपने, क्योंकि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम है तो इसका मतलब मोमेंटम हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसी वक्त पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है तो पोजीशन यहां पे अननोन है। दैट इज द रीजन ये हाइजेनबर्ग ने अपना ये ऑब्जेक्शन लगाया ऑन दी बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या लेते हैं एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसी को भी क्वांटम इफेक्ट से मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो अब हम इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं कि हमें नजर आए, क्योंकि लाइट से तो नजर नहीं आया, हमने यहां पे एक्स रेज यूज की हैं। अब एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से भी कम होती है, तो इसका मतलब एक्स रेज स्ट्राइक कर सकती है जाके इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से यहां से मूव कर जाएगा। तो एक्स रेज हिट तो की है ना जाके इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन नजर आ गया। एक्सरेज जाके स्ट्राइक किए हैं इलेक्ट्रॉन के साथ तो हमें इलेक्ट्रॉन नजर आ गया। तो इसका मतलब जो डेल्टा एक्स है यानी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो नहीं रही, यानी पोजीशन पता चल गई। पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं है, बहुत कम है, तो इसका मतलब यहां पे हमें पोजीशन हो गई नोन, पोजीशन पता चल गई। लेकिन अब जिस मोमेंटम, और ये एक्स रेज इससे स्ट्राइक की हैं इलेक्ट्रॉन से, कुछ एनर्जी एक्स रेज ने अपनी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी है, एनर्जी में आ गया है चेंज, और एक्स रेज कम एनर्जी से डिफ्लेक्ट हो गई हैं या मुड़ गई हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि हम इसका मोमेंटम अब ठीक से फाइंड नहीं कर सकते। तो मोमेंटम में यहां पे अनसर्टेनिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से मोमेंटम नहीं फाइंड हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स? मोमेंटम यहां पे क्या रहेगा? अननोन। मोमेंटम रहेगा यहां पे अननोन। ओके, तो ये हुआ था एक्चुअल में कि उसने कहा कि अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन को मालूम करना चाहते हैं, यानी पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कम करते हैं, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों का आंसर हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, ये इक्वेशन भी बता रही है। तो अगर हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कम करते हैं, पोजीशन तो नोन हो जाती है, लेकिन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो मोमेंटम अननोन हो जाता है। इसी तरह अगर हम मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को कम करते हैं, मोमेंटम तो पता चल जाएगा, लेकिन पोजीशन में अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी वी कैन नॉट फाइंड इट्स पोजीशन। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल फिट बैठता है इलेक्ट्रॉन के मॉडल के ऊपर, और बोहर का मॉडल हमें थोड़ा सा गलत नजर आना शुरू हो गया है। लेकिन स्टूडेंट्स इस चीज को फिर बाद में एक समझ लें कॉम्प्रोमाइज हद तक क्लियर किया श्रोडिंगर और डायरेक्ट ने। अब मैं वो बता देता हूँ, उसमें हमारा छोटा सा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको बुक से आपने जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसकी चूंकि ज्यादा ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ये जो मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया ये भी आप बता सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसी में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। अब जो हमारा जितना भी काम चल रहा है ना, ये ऑर्बिटल्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया, या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया, इसमें हम इन सब में हम इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव मान के चल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल में देखते हैं क्या हुआ। डायरेक्ट और श्रोडिंगर दोनों साइंटिस्ट हैं, दोनों की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो श्रोडिंगर है उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और उसकी इक्वेशन भी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको हम हायर लेवल पे स्टडी भी करते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, बोहर और हाइजेनबर्ग दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। देखो अभी हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, बोहर का और हाइजेनबर्ग का एक कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है, और डायरेक्ट और श्रोडिंगर ने इसको समझा और उन्होंने कहा कि दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। और इन्होंने एक पहली दफा एक नया वर्ड यूज किया जिसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
प्रोबेबिलिटी, ये मैथमेटिकली भी टर्म यूज होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, और इम्कान का जो सही मतलब है वो ये है प्रिडिक्शन, कि मे बी कभी कभी मोस्टली चांस यही होता है इम्कान के कि हो जाए ऐसा, और कभी कभी वो गलत भी हो जाता है। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली कहीं पे फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जरूर है। और ये बात बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन वेव है, तो इलेक्ट्रॉन 2 डायमेंशनल भी नहीं है, यानी प्लेन में नहीं है, बल्कि वो 3 डायमेंशनल है। ओके स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ऑर्बिटल का। अब ऑर्बिटल क्या है? दी 3 डायमेंशनल, ये मैं ऑर्बिटल की डेफिनेशन कर रहा हूं, दी 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus where probability of finding electron is maximum, और वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 95%। और स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है ये बोहर ने यूज नहीं किया, उसने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट यूज किया था। और याद रखना, ऑर्बिट 2 डायमेंशनल रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों में फर्क है, ये मैंने ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिखी है। दिस डेफिनेशन इज अबाउट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हमारे पास यानी सब शेल, इसको सब शेल भी कहते हैं, सब शेल, ये 3 डायमेंशनल रीजन है, जबकि जो ऑर्बिट है यानी कि शेल वो 2 डायमेंशनल रीजन है। वो बोहर एक्सप्लेन कर रहा है और ये डायरेक्ट और श्रोडिंगर एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज को। वो 2 डायमेंशनल रीजन है, ये 3 डायमेंशनल रीजन है। वहां पे हम कहते हैं एग्जैक्टली पोजीशन की हमें मालूम हो सकती है, लेकिन यहां पे हम कहते हैं एग्जैक्टली नहीं, बल्कि कितने परसेंट? 95%। यानी यहां पे क्या हुई? एक प्रोबेबिलिटी हुई। तो इस तरह से इन्होंने दोनों को ठीक साबित किया, हाइजेनबर्ग को भी और बोहर को भी। और स्टूडेंट्स याद रखना, अभी मैं जो इन्हीं की इस एक्सप्लेनेशन से आपको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये जो हाइजेनबर्ग की इस डेफिनेशन और डायरेक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक है, उसके मुताबिक अगर हम बोहर का कंपैरिजन करें ना, ये सपोज करो न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, यहां अराउंड द न्यूक्लियस इस एरिया में पाया जा सकता है, और ये 3 डायमेंशनल रीजन है। अब ये 2 डायमेंशनल नहीं रहा। और स्टूडेंट्स एक बात और याद रखना, इलेक्ट्रॉन हाईली अनप्रेडिक्टेबल होता है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसको जल्दी एग्जैक्टली मालूम करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन अपना वक्त ज्यादा गुजार रहा है उसको हम कह देते हैं कि वो ऑर्बिटल है, यानी सब शेल है। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपना वक्त गुजार रहा है, ज्यादातर यहां पे अपना वो सराउंड कर रहा है इसको न्यूक्लियस को, तो इस रीजन को हम ऑर्बिटल कहेंगे। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, तो सेकंड टाइम वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में अगर है तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ इस एरिया में। तो यहाँ पे वो 95% अपना वक्त जो है वो गुजार रहा है इस एरिया को, जहाँ पे वो मैक्सिमम अपना टाइम स्पेंड करेगा इलेक्ट्रॉन, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ये हमारा एक नया ऑर्बिटल इस जगह पे बन जाएगा। तो देखो वो सर्कुलर उस तरह से नहीं है, शार्प बाउंड्री नहीं है, जैसे बोहर कह रहा है ना, वो वाली शार्प एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, लेकिन 95% वही जगह है। देखो ये जब 1s ये न्यूक्लियस का यहां तक का जो डिस्टेंस फाइंड किया गया, ये पता कितना आया था? इतने नैनोमीटर, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम, सॉरी ये एंगस्ट्रॉम में था। तो पहले भी तो इतना ही फाइंड किया गया था ना, बोहर, ये बोहर का ही तो रेडियस है जिसको R1 कहते हैं, और श्रोडिंगर ने जो फाइंड किया वो भी वही था। इसका मतलब बोहर और श्रोडिंगर का जो मॉडल है वो तकरीबन मैच कर रहा है, लेकिन एक ही सिर्फ फर्क है, यहां पे कितनी प्रोबेबिलिटी है? 95%। बोहर कहता है नहीं 100% है, तो 100% नहीं है, ठीक है, कितनी है? 90 से 95% प्रोबेबिलिटी। और ये वही एग्जैक्ट डिस्टेंस है जो बोहर ने फाइंड किया था, 0.529 या 523, यहां पे 9 लिख लें, एंगस्ट्रॉम, जो पहला रेडियस आया था बोहर का। इसी तरह सेकंड वाला वही होगा जो सेकंड रेडियस आया था। एक और बात, ये जो ये वाले हिस्से हैं ना, इनको हम नोड्स कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। दोज रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 आर कॉल्ड नोड्स। देखो ये हमारे पास लाइन है, इस तरह वेव बन रही है ये,
तो स्टूडेंट्स ये वाले हिस्से जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, पाया ही नहीं जाएगा, तो उन हिस्सों को हम नोड्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा इस रीजन में, ये रीजन, ये वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है। इनको हम कहेंगे एंटी नोड्स। और जो स्टूडेंट्स हिस्से जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है उनको हम क्या बोलेंगे, नोड्स। तो ये था हमारे पास हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। आई होप के स्टूडेंट लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है ना, इसको अच्छे से नोट करना है और बुक से जरूर रीड करना है। अल्लाह हाफिज।